हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1977 में आई हॉरर एंथोलॉजी फिल्म डेड ऑफ नाइट का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं डैन कर्टिस और राइटर हैं रिचर्ड मैथेसन। इससे 2 साल पहले ही इन दोनों ने बनाई थी ट्रायलॉजी ऑफ टेरर, एक और कल्ट क्लासिक हॉरर एंथोलॉजी जिसका कई साल बाद सीक्वल भी बना था। ट्रायलॉजी ऑफ टेरर की ही तरह ये मूवी भी एक हॉरर एंथोलॉजी टीवी शो का पायलट एपिसोड होने वाली थी, लेकिन वो शो कभी बन नहीं पाया, इसलिए इसे एज अ मूवी सीधा टीवी पे रिलीज कर दिया गया। इसके अंदर आप 3 टेल्स देखोगे और तीनों ही बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टेल का नाम है सेकंड चांस। ये कहानी है कॉलेज स्टूडेंट फ्रैंक की, जिसे विंटेज कार्स का शौक है। उसे कहीं से पता चला कि एक बान में कोई पुरानी कार पड़ी है, तो फ्रैंक उसे देखने पहुंच गया। कार पूरी तरह कबाड़ा हुई पड़ी थी, लेकिन वो एक जॉर्डन प्ले बॉय थी, इसलिए फ्रैंक को किसी भी हाल में चाहिए थी। वो फार्मर से पूछता है कि इस कार की ऐसी हालत कैसे हुई, तो फार्मर उसे पूरी बात बताता है। बात है 1926 की। इस कार में एक लड़का लड़की बैठे थे और लड़का कुछ ज्यादा ही एडवेंचरस था। पुराने काउंटी रोड पे वो ट्रेन के साथ रेस कर रहा था। उसने फुल स्पीड में ट्रेन से पहले फाटक पार करने की कोशिश की, लेकिन बस 1 सेकंड की देरी हो गई और उसी 1 सेकंड ने उन दोनों की जान ले ली। कार ने ऑलमोस्ट फाटक पार कर ही लिया था, पर ट्रेन का इंजन कार के पीछे वाले हिस्से से टकरा गया, जिस वजह से कार ऐसी पलटी कि लड़का लड़की में से दोनों ही नहीं बचे और कार की ये हालत हो गई। फार्मर के लिए वो कार कबाड़ा थी, पर फ्रैंक के लिए खजाना थी। सिर्फ $100 में फ्रैंक ने वो कार खरीद ली। फिर एक एक करके बाहर से उसके पार्ट्स मंगवाए और कैसे न कैसे उसे पूरी तरह रिस्टोर कर लिया। एकदम नए जैसी चमका दी। कोई बता ही नहीं सकता था कि ये कार खत्म हो चुकी थी। हाँ, पर नंबर प्लेट और कार की चाबी फ्रैंक ने वही पुराने वाली रखी। और जब सारा काम डन हो गया तो फ्रैंक निकला अपनी मेहनत का फल चखने। कार को लेकर वो ड्राइव पे निकल गया साथ वाले टाउन क्रेसवेल तक, और सफर के लिए हाईवे के बजाय उसने चुना पुराना काउंटी रोड। जबकि हाईवे से वो सिर्फ 10 मिनट के अंदर पहुंच सकता था, फिर भी उसने लंबा रास्ता लिया, क्योंकि जिस जमाने में ये कार रोड पे चलती थी उस टाइम पर वो पुराना रोड ही इसके लिए हाईवे था। तो फ्रैंक को भी वही फीलिंग चाहिए, और वैसे भी वो रोड एकदम सुनसान रहता है। हाईवे के बनने के बाद से उस रोड को कोई यूज नहीं करता, क्योंकि टाइम कौन वेस्ट करना चाहेगा अपना। इसलिए फ्रैंक को कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होने वाली। वो आराम से शाम की हवा का मजा लेते हुए ड्राइव कर रहा था कि तभी उसे सामने से एक कार आती हुई दिखाई दी। वो थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उस रोड पे आजकल कोई कार नहीं चलती, पर और थोड़ा हैरान होना अभी बाकी था, क्योंकि वो एक विंटेज कार थी। फ्रैंक सोचता रह गया कि आखिर ये कैसा इत्तेफाक है। मैं अपनी विंटेज कार लेकर निकला तो एक और विंटेज कार दिखाई दे गई, लेकिन इत्तेफाक यहाँ खत्म नहीं हुआ। एक गई तो उसके बाद एक और विंटेज कार आ गई सामने से। फ्रैंक का दिमाग मानो काम ही नहीं कर रहा था कि इतने में एक विंटेज कार पीछे से उसे ओवरटेक करके निकल गई। ऐसा लग रहा था जैसे विंटेज कार्स का ट्रक पलट गया हो। एक के बाद एक विंटेज कार सामने आ रही थी, वो भी उस पुराने रोड पे जो अब चलता नहीं। ऐसे हैरान परेशान फ्रैंक क्रेसवेल में पहुंचा तो वहां पे मानो उसकी दुनिया ही घूम गई, क्योंकि वहां पे सारी विंटेज कार्स खड़ी थी, एक भी नई कार नहीं थी, और थिएटर में भी पुरानी फिल्में लगी हुई थी। इससे फ्रैंक को यकीन हो गया कि वो टाइम में पीछे आ चुका है। हाँ, ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आ गया, पर आ चुका है इतना तो साफ है। आसपास भटक कर वो और चीजें देख रहा था। इतने में फिल्म खत्म हो गई और थिएटर से बाहर आकर लोग अपने अपने घर जाने लगे। तभी फ्रैंक देखता है कि एक कपल उसकी कार लेकर निकल रहा था। फ्रैंक ने जल्दी से कार के सामने आकर उन्हें रोकने की कोशिश की, पर ड्राइवर उसे साइड करके वहां से निकल गया। ये देखकर एक कपल फ्रैंक के पास आया और बोला कि वो विंसेंट था जो कार लेकर गया, और तुम लकी हो कि उसने तुम्हें कुचला नहीं। वो यहाँ का सबसे जंगली ड्राइवर है, किसी दिन खुद भी मरेगा और अपनी गर्लफ्रेंड को भी मरवाएगा। फ्रैंक कहता है कि वो मेरी कार ले गया, पर उस कपल का कहना था कि वो तो उसी की कार है। फिर भी अगर तुम्हें डाउट है तो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर दो, और अगर प्रूफ की जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना, हमारा नाम है डॉर्सेट्स। इतना कहकर वो तो चले गए, पर फ्रैंक का दिमाग मानो सुन्न हो गया, क्योंकि वो कुछ ऐसा फील कर पा रहा था जो हम कभी नहीं कर पाएंगे। जब फ्रैंक छोटा था तो इस टाउन में उसकी दादी रहा करती थी, और जब ये दादी के घर आता था तो दादी के पड़ोसियों के घर भी खेलने जाता था, और वो पड़ोसी यही कपल है जो अभी इसे सलाह देकर गए। बस फर्क यह है कि उन्होंने फ्रैंक को पहचाना नहीं, और पहचानते भी कैसे। फ्रैंक से पहली बार वो आज से 40 साल बाद मिलने वाले हैं। जब फ्रैंक की एज होगी 12 साल और ये कपल होगा अपने 80s में।
यानी फ्रैंक के बचपन की यादों में जो पड़ोस वाला बूढ़ा कपल है जिनके घर में ये कभी खेला करता था और जो इसके बड़े होते होते ही मर गए थे, आज फ्रैंक उनसे दोबारा मिल लिया, वो भी उनकी जवानी में, और वो दोनों आज भी उतने ही नाइस हैं। अब ये फीलिंग हम तो कभी फील नहीं कर सकते क्योंकि हम टाइम में पीछे नहीं जा सकते। फ्रैंक का सुन होना तो बनता है। खैर अब फ्रैंक पुलिस के पास भी नहीं जा सकता क्योंकि पुलिस मांगेगी आईडी, और आईडी है इसकी फ्यूचर की। तब ये और बुरा फंस जाएगा क्योंकि अभी ये ऐसी रात में फंसा है जो इसके पैदा होने से 30 साल पहले की है, 1926 की। ये बात किसी को कैसे समझाएगा। उस अजीब सी फीलिंग को और ज्यादा बढ़ाने के लिए फ्रैंक जा पहुंचा अपनी दादी के घर के बाहर। अगर अभी वो घर की डोरबेल बजाएगा तो उसके दादा या दादी बाहर निकलेंगे जिन्हें वो जवानी में देख पाएगा, पर वो इसे पहचानेंगे नहीं क्योंकि उनके लिए अभी इसका कोई वजूद ही नहीं है। उनका खुद का बेटा अभी 9 साल का है, यानी फ्रैंक का डैड। आज चाहे तो फ्रैंक अपने डैड से भी मिल सकता है, वो भी उनके बचपन में जब वो इससे भी छोटे होंगे। लेकिन टाइम के साथ अगर ज्यादा छेड़छाड़ की गई तो क्या पता टाइमलाइन बिगड़ जाए और फ्रैंक कभी पैदा ही ना हो। टाइम में पीछे तो आ गया है, लेकिन अगर दखल देगा तो क्या पता कुछ बुरा हो जाए, इसलिए वो बाहर से ही चुपचाप वापस चल दिया। रात भर पूरे टाउन में भटकता रहा और जब नींद आई तो ऐसे ही किसी घर के बाहर बैठे बैठे सो गया, और जब सुबह जागा तो फिर से वापस अपने टाइम में आ चुका था। गाड़ियां मॉडर्न हो चुकी थी। एक रात उसने बीते हुए टाइम में बिताई, किसी और समय का मुसाफिर बनके। इस बात को हजम कर पाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए ये बात उसने किसी को भी बताई ही नहीं। और जो उसने जॉर्डन प्लेबॉय रिस्टोर की थी वो भी उसे दोबारा नहीं मिली, वो टाइम में पीछे ही रह गई। कुछ टाइम बाद कॉलेज खुल गए और फ्रैंक अपनी पढ़ाई में बिजी हो गया। पर खास बात यह है कि इस बार जब वो कॉलेज गया तो अपनी क्लास में उसे हेलन नाम की लड़की मिली जिसे उसने आज से पहले कभी देखा ही नहीं था, और उसी लड़की से फ्रैंक को प्यार हो गया। 6 महीने बाद हेलन फ्रैंक को अपने दादा दादी के घर लेकर गई और उसने दादाजी को पहले ही बता रखा था कि फ्रैंक को विंटेज कार्स का शौक है। दादाजी फ्रैंक से पूछते हैं तो वो बताता है कि अब भी मैं एक कार को रिस्टोर कर रहा हूँ, पर वो उसका दुख कम नहीं कर सकती जो चोरी हो गई। जॉर्डन प्लेबॉय, शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। दादाजी बोले, नाम भी नहीं सुना होगा? जॉर्डन प्लेबॉय है मेरे पास। फ्रैंक को उनकी बात पे यकीन ही नहीं आ रहा था जब तक उन्होंने कार दिखा नहीं दी, और कार देखकर फ्रैंक हैरान रह गया क्योंकि वो एकदम वैसी ही लग रही थी जैसी फ्रैंक ने रिस्टोर की थी। पर दादाजी का कहना था कि ये कार मेरे पास तब से है जब मैं 20 साल का था। फ्रैंक ने पूछा कि इसका ओरिजिनल पेंट क्या था तो दादाजी ने बताया फॉरेस्ट ग्रीन, वही जो फ्रैंक ने किया था। दादाजी फ्रैंक को एक ऑफर देते हैं कि इस कार को फिर से चलने लायक बना दे ताकि मैं इसे आखिरी बार ड्राइव कर पाऊं, उसके बाद ये कार तेरी। ये सुनकर फ्रैंक खुश हो गया, लेकिन हैरानगी उसकी अब भी कम नहीं हुई थी। तभी दादी एक किस्सा सुना देती है कि एक रात इस कार में हम मर ही जाते। दादाजी ट्रेन के साथ रेस करने लग गए थे। इन्हें ट्रेन से पहले फाटक पार करना था, पर लास्ट मोमेंट पर ये समझ गए कि अब देर हो चुकी है, इसलिए इन्होंने लास्ट सेकंड पे ब्रेक मार दी, जिस वजह से हम दोनों बच गए, वरना हम भी जाते और ये कार भी। बस ये सुनकर फ्रैंक के पसीने छूट गए क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था कि वो टाइम में पीछे क्यों गया था, दादा दादी को सेकंड चांस देने। उस रात दादा दादी क्रसवेल से फिल्म देखकर घर आ रहे थे। फ्रैंक पूछता है कि उस रात क्या आपके सामने कोई आया था जिसने बस कुछ देर के लिए आपको रुकवा दिया हो, पर दादाजी को ऐसा कुछ भी याद नहीं, वो यादें अब धुंधली हो चुकी हैं। पर ये कार वही है जिसे फ्रैंक ने रिस्टोर किया था, जो उस रात चोरी हो गई थी, ये उसकी नंबर प्लेट बता रही है। अब असल में हुआ यह है कि फ्रैंक ने उस बान में पड़ी कार को खरीद के रिस्टोर किया। कार फ्रैंक को टाइम में पीछे ले गई उसी रात जब उसके ओनर्स मरे थे और उसका कबाड़ा हुआ था। वो कपल यही दोनों दादा दादी हैं जो ओरिजिनली 1926 में उस रात मर गए थे, सिर्फ 1 सेकंड की देरी से। पर जब कार वापस टाइम में पीछे गई तो फ्रैंक ने इनके सामने आकर इन्हें कुछ देर के लिए आगे बढ़ने से रोक दिया था, यानी डिले कर दिया था। उसी डिले के चलते एंड टाइम पर विंसेंट यानी दादाजी को एहसास हुआ कि वो फाटक पार नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने ब्रेक मारे, जिससे वो दोनों भी बच गए और कार भी। यानी पूरा पास चेंज करके कार फिर से प्रेजेंट में आ चुकी है। उसी चेंज के चलते दादा दादी आज भी जिंदा हैं और उसी चेंज के चलते फ्रैंक की लाइफ में बाहर आई है, सिर्फ एक कार को रिस्टोर करने से। फ्रैंक ने हेलन को पहले कभी अपनी क्लास में नहीं देखा था, क्योंकि क्लास में तो छोड़ो, वो इस दुनिया में ही नहीं थी, उसका कोई वजूद ही नहीं था। 6 महीने पहले जब पास्ट बदला, उसके चलते दादा दादी मरे नहीं, जिसके चलते आगे उनके बच्चे हुए, फिर आगे बच्चों के बच्चे हुए, और उन्हीं बच्चों में से एक है हेलन, जो फ्रैंक को मिल गई और आज फ्रैंक को फिर से उसी कार के पास ले आई जिसे फ्रैंक ने रिस्टोर किया था। सर्कल पूरा घूम चुका है, लेकिन सर्कल ने काफी कुछ ठीक कर दिया है। सिंपल भाषा में बताऊं तो फ्रैंक ने कबाड़ा हो चुकी कार को सेकंड चांस दिया उसे रिस्टोर करके। तो रिस्टोर होने के बाद जब वो कार फिर से चलने लायक हो गई तो उस कार ने सेकंड चांस दिया अपने मालिक को। उसी सेकंड चांस की बदौलत मालिक की जान बच गई, जिसका डबल इनाम फ्रैंक को मिला।
कार भी वापस आ गई और साथ में एक लड़की आ गई जो आगे जाकर उसकी वाइफ बनी। फ्रैंक ने हेलन से शादी कर ली और हनीमून पर वो उसी कार में गए। फ्रैंक के पैशन, उसके गाड़ियों के प्रति प्यार जो दूसरे के लिए कबाड़ है, उसे सोना बनाने की इच्छा ने फ्रैंक की लाइफ खुशियों से भर दी। कार घूम फिर कर वापस उसके पास आ गई, उसके लिए जिंदगी भर की खुशियां लेकर। और इस वापस आने के बीच कार ने और भी कई जिंदगियां सेट कर दी। सेकंड चांस मिला तो सिर्फ सेकंड्स के मार्जिन से देखो कितनी जिंदगियां खुशहाल हो गई। पहले भी बता चुका हूँ, सेकंड चांस सबको मिलता है। वो सिर्फ एक विचार भी हो सकता है जिसे साकार करना हमारे ऊपर है। अगर बस सोच सोच के गवा दिया, कोई एक्शन नहीं लिया तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये बात आज इस टेल ने सिद्ध कर दी। और ये मोरल मैंने किस वीडियो में बताया था मुझे याद नहीं है, तो अगर किसी को याद है तो कमेंट करके जरूर बताना। इतनी ज्यादा सिंपल स्टोरी पर साथ में इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी, पता नहीं कैसे लिख लेते हैं ये लोग, कमाल है। जैसे फ्रैंक को कुछ अलग फील हो रहा था, वैसे इस टेल की भी कुछ अलग ही फील है। मशीन ने वफादारी दिखा दी। लड़के समझ सकते हैं कि क्या फील है। ये थी फर्स्ट टेल। सेकंड टेल का नाम है नो सच थिंग एज अ वैम्पायर। ये कहानी है अलेक्सिस नाम की लेडी की जिसे कोई बुरा सपना आ रहा था। सोते सोते उसके पसीने छूट रहे थे और जब वो जागी तो उसने अपनी गर्दन पे खून पाया और साथ में 2 छेद भी। उसे तो यकीन हो चुका था कि कोई वैम्पायर उसका खून चूस कर गया है और जल्दी वो मर जाएगी। लेकिन उसके हस्बैंड प्रोफेसर पीटर को इस बात पे जरा भी यकीन नहीं था, क्योंकि वो साइंस वाला आदमी है। जबकि घर के नौकर भी ये दृश्य देखकर घबरा चुके थे, सबसे मेन बटलर कैरल भी। अलेक्सिस को तसल्ली देने के लिए पीटर ने पूरा घर लहसुन से भर दिया ताकि वैम्पायर घर में ना आ सके, ऐसा अलेक्सिस को भरोसा हो जाए। क्योंकि पीटर को तो वैम्पायर जैसी चीजों पे यकीन ही नहीं है। उसका मानना है कि किसी कीड़े ने अलेक्सिस को काटा होगा, जबकि कैरल को ऐसा नहीं लगता। उसने पूरा घर छान मारा पर ऐसा कोई भी कीड़ा मकोड़ा उसे नहीं मिला, इसलिए उसे भी ये किसी वैम्पायर का ही काम लगता है। और उसका कहना है कि वो पहले भी एक वैम्पायर को ठिकाने लगा चुका है, जरूरत पड़ी तो एक बार और सही। जो बाकी नौकर हैं उन्होंने ये वैम्पायर वाली बात पूरे टाउन में फैला दी है, जिस वजह से पूरा टाउन सुनसान हो चुका है। अब कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता, ना दिन में ना रात में। ना जाने वैम्पायर कहाँ छुपा हो। और यही बातें पीटर को पसंद नहीं आ रही। उसने कैरल को साफ साफ बोल दिया कि बाकी नौकरों को समझा दो ये सब अफवाहें ना फैलाएं, वरना उन्हें काम से हटा दूंगा। और इससे नौकरों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो तो खुद काम छोड़ने के लिए उतावले हुए बैठे हैं। अब पीटर खुद रात भर जागकर अलेक्सिस के रूम के बाहर पहरा देने लगा था, लेकिन एक रात बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। बस तभी अलेक्सिस घबराते हुए उसके पास आ गई। आंख से आंसू टपक रहे थे और गर्दन से खून, यानी वैम्पायर फिर आया था। इस सबसे परेशान होकर पीटर ने अपने दोस्त माइकल को घर पे बुलाया। और जब माइकल टाउन में पहुंचा तो वो भी सुनसान गलियां देखकर हैरान रह गया। दिन में भी लोग ऐसे छुप छुप के घर से निकल रहे थे, मानो अगले कदम पे उनकी मौत खड़ी है। माइकल जल्दी से पीटर के घर पहुंचा तो पीटर ने उसे सारी बात बता दी, जिससे हमें पता चला कि अलेक्सिस के बाद अब वैम्पायर पीटर का भी खून पीने लगा है। जल्दी ये दोनों मर जाएंगे, उसके बाद टाउन के लोगों का नंबर लगेगा। और ये बात पूरा टाउन जानता है, इसलिए इतनी दहशत है। सब घर में छुपकर वेट कर रहे हैं किस दिन इन दोनों के मरने की खबर आएगी। इनके सारे नौकर भी काम छोड़कर जा चुके हैं, सिर्फ कैरल बचा है। अब माइकल भी ठहरा साइंस वाला बंदा, उसका शक सीधा कैरल के ऊपर गया। लेकिन कैरल कोई वैम्पायर नहीं है, ये बात पक्की है। वो गले में क्रॉस पहनता है, लहसुन पूरे घर में उसी ने लगाए हैं, और वो पहले एक वैम्पायर को मार भी चुका है, तो उसके वैम्पायर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर पीटर ने टाउन के आसपास का सारा एरिया छनवा दिया, सारी कब्रें, सारी खाली जगहें, सभी खंडर, लेकिन वैम्पायर का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। अब बस पीटर भी अपने दिन गिन रहा है, कोई भी रात इसकी और इसकी वाइफ की आखिरी रात हो सकती है। माइकल जाके अलेक्सिस से मिला और उसने अलेक्सिस से वादा किया कि तुम ठीक हो जाओगी। तब जाकर अलेक्सिस की जान में थोड़ी जान आई। माइकल ने डिसाइड किया कि आज रात हम दोनों जागकर पहरा देंगे, फिर देखेंगे कौन वैम्पायर आता है। तो रात में पीटर चाय बना के लाया, जिसे पीते पीते दोनों बातें कर रहे थे। पर बीच में ही माइकल बेहोश हो गया, क्योंकि पीटर ने चाय में कुछ मिलाया था। उसके बेहोश होते ही पीटर ने एक इंजेक्शन लिया और उसे अलेक्सिस की गर्दन में घुसाकर ढेर सारा खून बाहर निकाल लिया, जिससे हमें समझ आया कि वो कमजोर फील क्यों कर रही थी। फिर वो खून उसने छिड़क दिया माइकल के मुंह पर, और इसके बाद माइकल को ऊपर एटिक के अंदर एक कॉफिन में ले जाकर लेटा दिया। फिर जैसे ही सुबह हुई, पीटर भागकर कैरल के रूम में पहुंचा, उसे बताने के लिए कि कल रात वैम्पायर फिर से आया था। अब बस एक रात बची है, फिर हम मारे जाएंगे। कैरल को पूरा हाइप अप करके वो बोला कि हमने हर एक जगह छान मारी है, लेकिन इस घर को तो छाना ही नहीं। क्या पता वैम्पायर इसी घर में रह रहा हो, एटिक या बेसमेंट में। कैरल को खुद ही गाइड करते हुए पीटर एटिक में ले गया, जहाँ पे कैरल को कॉफिन मिला। कॉफिन के
अंदर माइकल और माइकल के मुंह पे खून, जिससे कैरल को यकीन हो गया कि माइकल ही वो वैम्पायर है जिसका साया इस घर पे पड़ा है और घर के बाद टाउन पे पड़ेगा, इसलिए टाइम रहते इसे खत्म करना होगा। जल्दी से अपने रूम में जाकर वो एक नुकीला स्टेक और हथौड़ा लेकर ऊपर पहुंचा और उसी हथौड़े से वो स्टेक उसने माइकल के दिल में घुसा के उसका काम तमाम कर दिया, उसे वैम्पायर समझकर, जबकि वो एक नॉर्मल इंसान था। ये पूरा खेल पीटर ने रचा था सिर्फ माइकल को मरवाने के लिए और कुछ इस तरह से मरवाने के लिए जिसमें वो खुद ना फंसे। इसके लिए अलेक्सिस की गर्दन से खून निकालकर ऐसा सीन तैयार किया जैसे वैम्पायर कर रहा है, फिर वैम्पायर साबित कर दिया माइकल को। अलेक्सिस को इतनी तकलीफ देने और माइकल की जान लेने के पीछे कारण ये है कि पीटर की नाक के नीचे उन दोनों का अफेयर चल रहा था। जब से पीटर को पता चला था वो घुट घुट के जी रहा था और उसी घुटन में ये खतरनाक प्लान तैयार कर दिया था उसने, जिसपे टाउन के सभी लोग यकीन भी करेंगे और अपना मुंह भी बंद रखेंगे, तो कुछ इस तरह कत्ल भी हो जाएगा और किसी का नाम भी नहीं आएगा, और अगर नाम आया भी तो किसी और का आएगा। तो ये टेल हमें यही सीख देती है कि दिमाग के दरवाजे हमेशा खुले रखो। कोई तुम्हें क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, उसे पहले दिमाग में घुमाओ, उसके बाद रिएक्ट करो, वरना तुम रोओगे और वो हंसेगा। ये थी सेकंड टेल। थर्ड टेल का नाम है बॉबी। ये कहानी है एल्मा नाम की लेडी की जो कि अकेली अपने बीच हाउस पे पहुंची है एक काले जादू वाली किताब लेकर। इसका एक लौता बेटा बॉबी कुछ टाइम पहले घर के पीछे वाले समंदर में डूबकर मर गया था और ये आज तक उस दुख से उभर नहीं पाई। बीच में कुछ वूडू करने वालों के पास जाने लगी थी और आज फाइनली ये वापस इस घर में लौटी है बॉबी को वापस बुलाने के लिए, क्योंकि आज इसका हस्बैंड काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया है और वो फोन करके इसका हालचाल जरूर पूछ रहा है और बोल रहा है कि अपनी माँ के पास फोन कर ले। ऐसा इसलिए क्योंकि एल्मा ने अब तक अपनी माँ को यह बात नहीं बताई कि बॉबी मर चुका है, पता नहीं क्यों, पर यह बताना नहीं चाहती। खैर किताब में से देख के उसने पूरा दिन रिचुअल की तैयारी की, जैसा उस किताब में बना था वैसा ही डायग्राम फ्लोर पे बना दिया। फिर रात में अच्छी तरह तैयार होकर उसने रिचुअल स्टार्ट किया, जिसमें चैंटिंग करके वो एक डीमन से अपने बेटे को वापस मांग रही थी, ये बोलकर कि मेरा बेटा बॉबी जो गलती से पानी में डूबकर मर गया था उसे वापस कर दो। हालांकि उस रिचुअल से हुआ कुछ भी नहीं। आखिर में रो धोकर वो सोने जा रही थी कि तभी कोई बहुत ही धीमे धीमे दरवाजे पे नॉक करने लगा। बाहर तेज थंडरस्टॉर्म आया हुआ था, फिर भी वो नॉकिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। एल्मा नीचे पहुंची तो आवाज और साफ हो गई, लेकिन दरवाजे पर जो भी था वो कुछ बोल नहीं रहा था। जब दरवाजा खोला तो वो निकला बॉबी, पूरी तरह बारिश में भीगा हुआ। उसे देखकर एल्मा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। एल्मा को उससे कई सारी बातें करनी थी, मगर उसे काफी सर्दी लग रही थी, इसलिए पहले उसे अंदर लेकर उसके कपड़े बदले। एल्मा ने सबसे पहले यही पूछा कि तुम अब तक कहां पर थे। बॉबी ने बताया कि जब वो डूब गया था उसके बाद उसकी आंख बीच पर खुली थी, जहां पर कुछ लोग थे जो बॉबी को अपने घर ले गए थे और अभी तक बॉबी वहीं पर था क्योंकि इसकी याददाश्त चली गई थी। मगर अभी थोड़ी देर पहले अचानक अपने आप पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इसकी याददाश्त वापस आ गई, इसलिए ये इतनी तेज बारिश में चलते हुए वापस अपने घर आ गया। शायद ये उसी रिचुअल का कमाल है। ये सुनकर एल्मा कहती है कि मुझे तो हमेशा से पता था कि तुम डूबे नहीं हो, हाँ पर ऐसा जरूर लगने लगा था कि तुम मर चुके हो। बॉबी को बहुत तेज भूख लगी हुई थी, इसलिए एल्मा उसके लिए सैंडविच बनाने लगी और इस बीच बॉबी उससे कई सारे सवाल करने लगा जिनके वो जवाब देती जा रही थी, जैसे आपके अलावा और कौन है, डैड कहाँ पे हैं, काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, इस घर में कितने दरवाजे हैं, 3 दरवाजे हैं, एक मेन डोर, एक फैमिली डोर और एक गैरेज डोर। क्या मैं अच्छा बच्चा था? क्या आप मुझसे प्यार करती थी और क्या आप मेरे साथ नाइस थी? अगर प्यार करती थी और नाइस थी तो फिर मैं पानी में क्यों था और मैं बीच पे कैसे पहुंचा? एल्मा बोली तू पत्थरों के ऊपर बैठकर खेल रहा था जबकि तुझे मना किया गया था फिर भी। पता नहीं ये जवाब सुनकर बॉबी गुस्सा क्यों हो गया। जो सैंडविच उसके लिए बनाया था वो खाने से उसने मना कर दिया। वो बोलने लगा कि मुझे छुपन छुपाई खेलना है। एल्मा बोली कि अभी सो जाओ, हम कल खेलेंगे। तो वो गुस्से में सारा सामान तोड़ फोड़ कर वहां से भाग गया। एल्मा उसके पीछे गई, लेकिन उसने तो गेम स्टार्ट कर दी थी। वो छुप गया है, अब एल्मा को उसे ढूंढना ही होगा। पर उसे ढूंढने में दिक्कत ये आ रही थी कि कभी उसकी आवाज ऊपर से आए और कभी नीचे से। एल्मा पूरी तरह कंफ्यूज हो चुकी थी। तभी बॉबी ने एल्मा की तरफ कुछ फेंका जो उसे तो लगा नहीं पर सामने वाले मिरर में जरूर लग गया, जिससे एल्मा थोड़ी घबरा गई। वो बॉबी से कहने लगी कि अभी तुम मुझे चोट पहुंचा देते। तभी बॉबी ने ऊपर से एक गमला उसके ऊपर फेंक दिया, जिससे वो बस बाल बाल बची और अब कहने लगी कि तुम तो मुझे मार ही देते। एग्जैक्टली।
एल्मा इस बात को हजम ही नहीं कर पा रही थी कि तभी फोन बजने लगा। फोन पर उसका हस्बैंड था तो एल्मा ने उसे सब कुछ बता दिया कि बॉबी वापस आ चुका है। पर उसकी बात को सुनने के बजाय उसका हस्बैंड उसकी एक एक बात को रिपीट किए जा रहा था, जिस वजह से एल्मा चिढ़ गई। तब उसे पता चला कि फोन पर उसका हस्बैंड नहीं बल्कि बॉबी बात कर रहा है, वो भी फोन की वायर कटी हुई है। तब अब जाके एल्मा को समझ आया कि काला जादू उल्टा पड़ चुका है। वो घर से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन बॉबी ने तीनों दरवाजे लॉक कर दिए थे, जिनके बारे में खुद इसी ने बताया था। और तब से वो बस छुप रहा था। तब एल्मा का ये हाल हो गया। तो सोचो अब क्या होगा जब छुपने की बारी इसकी है और बॉबी इसे ढूंढेगा, वो भी हाथ में चाकू लेकर। ऐसा खेल तो एल्मा ने सोचा तक नहीं था। बॉबी ने चाकू से उस पर अटैक किया तो बचते बचाते वो कार में जाकर छुप गई, पर दरवाजा खुल नहीं रहा था, इसलिए कार में लेट गई ताकि बॉबी को पता न चले। लेकिन बॉबी को सब कुछ पहले से पता था। वो एक हथौड़ा उठाकर कार के शीशे तोड़ने लगा। तब एल्मा जल्दी से भागकर ऊपर बेडरूम में आकर छुप गई, जिसका दरवाजा तोड़कर बॉबी भी अंदर घुस आया। वो एल्मा को जान से मारने वाला था कि तभी एल्मा ने उसके ऊपर गोलियां बरसा दी और वो विंडो तोड़ते हुए सीधा नीचे समंदर में जा गिरा। जहां से एल्मा ने बुलाया था वहीं पे वापस भेज दिया। पर यही तो मेन बात है, आया वो इसके बुलाने पे, लेकिन जाएगा अपनी मर्जी से, वो भी इसे साथ लेकर। एल्मा घर से भागने लगी तो वो दोबारा घर में घुस आया और पलक झपकते ही एल्मा के पीछे आकर उसने एल्मा को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। यहाँ पे वो रिवील करता है असली सच। बॉबी गलती से डूब के नहीं मरा था, बल्कि उसने खुद पानी में डूबकर अपनी जान दी थी, क्योंकि एल्मा एक अच्छी मां नहीं थी। ये बॉबी पर चिल्लाती थी, उसे मारती पीटती थी, उसे बहुत बुरी तरह ट्रीट करती थी, जिस वजह से बॉबी को मरने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आया। और यही रीजन है कि एल्मा उसकी मौत से उभर नहीं पा रही थी। दुख नहीं था बल्कि गिल्ट था। बॉबी वापस आना ही नहीं चाहता, वो एल्मा से नफरत करता है, इसलिए उसने भेजा है एक डीमन को। ये बात उस डीमन ने खुद बताई। Bobby didn't want to come back, Mommy. Bobby hates you, Mommy. So he sent me instead. और फिर फेस रिवील करके एल्मा के ऊपर झपट पड़ा। बस इसी के साथ ये मूवी खत्म हो गई। इस टेल से पता चलता है कि गिल्ट से छुटकारा सिर्फ माफी दिला सकती है, झूठ गिल्ट को खत्म नहीं कर सकता। अगर आपको ये टेल पहले कहीं पे देखी हुई लग रही है तो बता दूं कि इसे ट्रायलॉजी ऑफ टेरर 2 में रीमेक किया गया था, जिसे मैं 3 साल पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये थी एक और बढ़िया गुमनाम हॉरर एंथोलॉजी, जिसमें मिस्ट्री थी, थ्रिल था, सस्पेंस था और साथ में बहुत कुछ सीखने को था। एकदम परफेक्ट एंथोलॉजी। आपको कौन सी टेल सबसे अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना। और अगर ऐसी और टेल्स देखना चाहते हो तो हॉरर एंथोलॉजी वाली प्लेलिस्ट है, मास्टर्स ऑफ हॉरर है, चिलर है, नाइटमेयर्स एंड ड्रीमस्केप्स भी है। इनके अलावा भी टेल्स हमेशा बढ़ती ही रहेंगी इस चैनल पे। एक भी टेल मिस ना कर दो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि यूट्यूब मुझे भी सेकंड चांस दे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।